अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। हम लोग जो पोएम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है एंथम फॉर डूम्ड यूथ, जिसको लिखने वाले हैं विल्फ्रेड ओवन। विल्फ्रेड ओवन कौन थे, कहाँ से बिलोंग करते थे, इनका राइटिंग स्टाइल कैसा था, इनके इम्पोर्टेंट थीम्स कौन से हैं, इनके इम्पोर्टेंट वर्क्स कौन से हैं, ये सब कुछ हम लोग सेपरेट एक लेक्चर में डिस्कस कर चुके हुए हैं। मैं उस लेक्चर का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप उस लिंक के थ्रू उस लेक्चर को अप्रोच कर सकते हैं। और मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप ये वीडियो देखने से पहले राइटर के बारे में जो मैंने वीडियो बनाई है वो देख लें, ताकि आप इस पोएम को प्रॉपर वे में सीक्वेंस के साथ अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें और आपको राइटर के ऊपर भी ग्रिप हो, राइटर के भी जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं वो आपको क्लियर हो। तो अब जो हमारी पोएम है एंथम फॉर डूम्ड यूथ, हम उसको डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, ये पोएम लिखी है विल्फ्रेड ओवन ने। इस पोएम की पब्लिकेशन डेट 1917 है। इस पोएम के अंदर जो पोइट है वो लेमेंट कर रहा है, दुख कर रहा है, रो रहा है। किसके ऊपर? लॉस ऑफ यंग लाइफ। वो यंग लाइफ जो कि वॉर में मर गई, ख़त्म हो गई, जिनकी डेथ हो गई, जिनकी डिके हो गई। ये पोएम किस कॉन्टेक्स्ट में लिखी गई हुई है? ये पोएम वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के कॉन्टेक्स्ट में लिखी गई हुई है। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जो थी वो 1914 से 1918 के ड्यूरेशन तक चली है। और हमारे राइटर का उस वॉर के अंदर फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस था। इवन के ये उसी वॉर के अंदर इंजर्ड भी हो गए, जिस बेस पे इनको हॉस्पिटल में एडमिट भी करवाना पड़ा। और इसी वॉर के अंदर ही 4 नवंबर 1918 में इनकी डेथ हो गई थी। तो पोइट ने इस पोएम के अंदर नंबर 1, मैंने बताया आपको कि जो यंग लाइफ थी वॉर के अंदर, जिनका लॉस हुआ, जिनको डेथ फेस करना पड़ी, जो डिके हो गए, जो डिस्ट्रक्शन जिनको फेस करना पड़ी, उनका जिक्र किया है। एंड नंबर 2, फिजिकल हॉरर्स, फिजिकल ट्रॉमा जो वार के होते हैं, उनका जिक्र किया है उसने इस पोएम के अंदर। तो ये जो पोएम है इसका जेनरा वॉर पोइट्री हो गया, एंटी वॉर पोइट्री हो गया। इसके जो थीम हो गए वो वॉर, वेस्टेज ऑफ लाइव्स, हॉरर ऑफ वॉर, इमोशन एंड फीलिंग्स, रिमेम्बरेंस और डिसअलियनमेंट विद रिलीजन, ये सब इसके इम्पॉर्टेंट थीम है। तो हम पोएम को डिस्कस करने से पहले इसके टाइटल को डिस्कस करते हैं, एंथम फॉर डूम्ड यूथ। एंथम किसे कहते हैं? एक हाइम को, या फिर ऐसी कोई भी पोएम या सॉन्ग जो लोग ट्रिब्यूट प्रेजेंट करने के लिए इकट्ठे होकर, खड़े होकर, इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप गाते हैं। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है? यहाँ पे पोइट कह रहा है एंथम, यानी कि ट्रिब्यूट पेश कर रहा है। किन को? उनको जो यूथ मतलब जो जवान है, वॉर के अंदर मौजूद थे और उनकी डेथ हो गई। तो पोइट ये कहता है कि जो जवान होते हैं, वॉर के अंदर मौजूद होते हैं और उनकी डेथ हो जाती है, वो एक कर्जियस एक्ट करते हैं। और ये बहुत ही पेनफुल एक्ट भी होता है। क्यों? क्योंकि वो अकेले होते हैं उस टाइम पे, उनके पास कोई भी उनका प्यारा नहीं होता। तो एंथम बेसिकली प्रेज करने के लिए, या फिर ट्रिब्यूट पेश करने के लिए, या फिर ग्लैडनेस शो करने के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है। जैसे कि हम कहते हैं नेशनल एंथम, उसमें क्या होता है? एक पैट्रियोटिज्म दिखाया जाता है। इस तरह से ये एंथम यानी कि तराना, ये तराना किसका है? ये किसको ट्रिब्यूट पेश किया जा रहा है? ये यूथ को, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया इन वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और दे फेस्ड डेथ। और डूम्ड का मतलब क्या होता है? डूम्ड मतलब डेथ हो जाना, मर जाना, डिस्ट्रक्शन पे फेस करना पड़ना, या फिर ख़त्म हो जाना। तो यहाँ पे डिस्ट्रक्शन, डेथ, डिके किसने फेस किया? ऑब्वियसली यूथ ने। तो मैंने आपको बताया था कि जो इनकी पोएम के टाइटल होते हैं वो बेसिकली जो पोएम के अंदर बात की जानी होती है उसकी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन होती है। ठीक है, वैसे इन्हें देखा है टाइटल जो है ये भी उसकी डिस्क्रिप्शन है, जो इन्होंने अपने पोएम में बतानी है। और इसके टाइटल के थ्रू ही हम लोगों के पास थीम आ गया डेथ का, वॉर का, हॉरर ऑफ वॉर का, डीके का, डिस्ट्रक्शन का, लोनलीनेस का। लोनलीनेस किस तरह से? क्योंकि जो ये यूथ जिनकी डेथ हुई है, दे ऑल आर अलोन, उनके पास कोई भी उनका बिलव्ड नहीं था। सफरिंग ऑफ वॉर का, इवन के टाइटल इटसेल्फ सिंबलाइज कर रहा है
एंटी वॉर पोइट्री को। ठीक है, हमें क्वेश्चन आता है कि डिस्कस रिस्पेक्टिव पोएम एज एन एंटी वॉर पोइट्री, या फिर डिस्कस रिस्पेक्टिव राइटर, विल्फ्रेड ओवन है हमारे पास फॉर एग्जांपल, एज एन एंटी वॉर राइटर या एंटी वॉर पोइट। तो हमने इसकी पोएम का रेफरेंस देना, उस कोटेशन कोट करके, टाइटल को डिस्कस करके, जैसे अभी हमने टाइटल को एनालिसिस कर लिया है। ठीक है, और साथ ही साथ पोइट इस पोएम में ये भी चीज़ पे एम्फसाइज करना चाह रहा है कि जो चर्च के अंदर बेल्स बजती हैं, जो प्रेयर्स होती हैं, जो एंथम पढ़े जाते हैं, दे ऑल आर इनएडिक्वेट ट्रिब्यूट, कि अभी ये पूरे नहीं है, इनसफिशिएंट है ये ट्रिब्यूट टू द रियलिटीज ऑफ वॉर, क्योंकि वॉर इतनी खतरनाक होती है, उसके अंदर इतना हॉरर, इतना ट्रॉमा होता है, तो उसके लिए जो आप ये ट्रिब्यूट पेश करते हो ना चर्च बेल्स के थ्रू या प्रेयर्स के थ्रू, ये बहुत इनएडिक्वेट है, बहुत ही कम है। तो आपको ये जो बैकग्राउंड है वो क्लियर हो गया होगा। अब हम डिस्कस करते हैं लाइंस को। व्हाट पासिंग बेल्स फॉर दीज हु डाई एज कैटल। कैटल, कैटल कहा गया उनको। कैटल क्या होता है? जानवर। कहते हैं इनके लिए जो घंटियां बजाई जा रही हैं, जिनको जानवरों की तरह मारा गया है, ये घंटियां बजना क्या फायदेमंद होंगी? तो फर्स्ट लाइन के अंदर ही राइटर ने नंबर 1 मेटाफर यूज किया है कैटल का, कि एक जानवर है, उसको के साथ क्या किया जाता है? उसको ज़िबा किया जाता है, उसका खून बहता है। तो कहता है इंसानों को जानवरों की तरह मारा जा रहा है। तो यहाँ पे कैटल सिंबलाइज कर रहा है, कैटल मेटाफर है ह्यूमन बीइंग का। अब राइटर को किस तरह से पता? क्योंकि राइटर खुद भी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के अंदर मौजूद था, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है राइटर का। तो अपने डीप पर्सनल एक्सपीरियंस की बेस पे राइटर जानता है कि व्हाट वॉर मेंट फॉर whom, फॉर सोल्जर्स, फॉर ट्रूप्स, वो सोल्जर्स जिनको मारा जाता है, थाउजेंड्स की रेंज तादाद में, मिलियंस की तादाद में मारा गया। कहाँ मारा गया? वॉरफेयर के अंदर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर। तो ये जो यंग मैन जिनको मारा गया वर्ल्ड वॉर के अंदर, इनके लिए जब चर्च बेल बजाई जा रही है, तो ये जो चर्च बेल है ना, ये इनसफिशिएंट ट्रिब्यूट है। ठीक है, ये ट्रिब्यूट पूरा नहीं है उनके लिए। कहता ओनली द मॉन्स्ट्रस एंगर ऑफ द गन्स, ओनली द स्टटरिंग राइफल्स रैपिड रैटल, ओनली द मॉन्स्ट्रस एंगर ऑफ द गन्स। मतलब कहता ये जो यंग मैन है, ये बेल्स की आवाज़ तो नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि इनकी तो डेथ हो गई हुई है ना। लेकिन इन्होंने क्या सुना? इन्होंने सुना फायरिंग गन्स को, जो कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से चल रही थी। और ये फायरिंग गन्स जो थी फेयरसम, इनको डरा रही थी, इनको फ्राइटनिंग कर रही थी, टेरिफाइंग कर रही थी इनको। ओनली द स्टटरिंग राइफल्स रैपिड रैटल, मतलब जो प्रेयर्स इन्होंने रिसीव की, जो प्रेयर्स इन्होंने जल्दी से सुनी, वो क्या थी? वो शौक था जिस्म का कांपना, जिस्म का हिलना एक रिदमिक वे में, यानी कि जिस्म की थरथराहट होना, कपकपाहट होना। और वो थपथपाहट किससे हो रही थी? वो राइफल फायर से हो रही थी, जब बंदूक चलती थी उससे इनकी जिस्म कांप रहा था। तो सेकेंड लाइन में राइटर ने पर्सोनिफिकेशन यूज़ की है कि नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग वाली क्वालिटी देना, जैसा कि एंगर ऑफ द गन्स। हालांकि एंग्री ह्यूमन बींग होती है, यहाँ पे गुस्से के साथ रिलेट किया गया गन को। ठीक है, तो पर्सोनिफिकेशन एक लिटरेरी डिवाइस आ गई हमारे पास। दूसरा, हमने मेटाफर बात की थी कैटल को लेके, मेटाफर भी हमारे पास इसके अंदर डिवाइस आ गई है। और फिर थर्ड लाइन के अंदर हमारे पास एलिट्रेशन मौजूद है, स्टटरिंग राइफल रैपिड रैटल। ठीक है, स्टटरिंग राइफल और रैपिड रैटल। एलिट्रेशन कहते हैं रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स इन द सेम लाइन। और इस लाइन 3 में हमारे पास जो आर साउंड है उसकी रेपिटेशन हो रही है कॉन्सोनेंट साउंड की। तो अभी तक इन 3 लाइन्स में ये बताया गया था, जो मैं आपको बता रही हूँ लास्ट लाइन के अंदर, कि इनके पास कोई और प्रेयर नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या था? एक क्विक और जेरिंग रिदम्स था ऑफ राइफल फायर का। जेरिंग मतलब कि जिस्म को हिला देने वाला, थरथरा देने वाला, जिस्म को शॉक करके शॉक करवा के देने वाला, ड्रा देने वाला। अगर कैन पैटर आउट देयर हैस्टी ऑरिसंस। पैटर मतलब घंटी का बार बार बजना। तो बताया कि ये जो यंग मैन है ना, इनकी कोई भी इन अप्रोप्रिएट रिचुअल नहीं होती इनके नेम के ऊपर, सिर्फ और सिर्फ प्रेयर्स और बेल रिंगिंग, यही होता है। इन अदर वर्ड्स, मैं सिंपल करके बताती हूँ, पैटर आउट का मतलब है
यहाँ पे मतलब मैंने कहा बार बार बजना, या फिर स्पीक रैपिडली, तेज तेज से बोलना, या नॉइजली शोर करना। तो यहाँ पे नॉइज किसका हो रहा है? रैपिडली कौन है? राइफल। राइफल की फायरिंग, कहता है राइफल की फायरिंग इतनी लाउडली है, इतनी क्विकली है कि ये जो फायरिंग होती है ये क्या करती है, ये स्मूदर कर लेती है ओरिसन्स को, यानी प्रेयर्स को। प्रेयर्स किसकी? ये आदमियों की। या फिर इन दो लाइंस को ऐसे भी कह सकते हैं हम कि जब राइफल चलती है उससे आवाज़ आती है, और आवाज़ आने से क्या होता है, एक बहुत ज़्यादा शोर क्रिएट हो रहा है आपके अंदर, थंडर और मतलब काइंड ऑफ फ्राइटनिंग क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो कहता है ये जो राइफल चलती है ना, ये राइफल ही एक सोल्जर की प्रेयर होती है। राइफल की आवाज़ ही सोल्जर की प्रेयर होती है, जो सोल्जर अपने मरने से पहले सुनता है। ये आखिरी प्रेयर उसकी उसकी बंदूक का चलना ही होता है। नो मॉकरीज नाउ फॉर देम, नो प्रेयर्स नोर बेल्स। कहता अब उनके लिए कोई मॉकरीज नहीं है, कोई प्रेयर्स नहीं है, कोई बेल्स नहीं है। मीन्स टू से कि अब ये जो आदमी है, दे हैव नो इन अप्रोप्रिएट रिचुअल्स इन देयर नेम्स। ना प्रेयर्स हो या फिर बेल रिंगिंग हो, कोई भी इनके नाम की इनको प्रॉपर रिचुअल नहीं मिलती। नो एनी वॉइस ऑफ मॉर्निंग सेव द कॉयर्स। अब कहता है इनके लिए कोई भी ऐसी आवाज़ नहीं होती जो रोए, दुख करे इनके लिए, सिवाय किसके? कॉयर्स के। कॉयर्स कौन होते हैं? ग्रुप ऑफ सिंगर्स जो इकट्ठे होके या तो हाइम्स पढ़ते हैं, या सॉन्ग गाते हैं, या फिर एलिजी पढ़ते हैं। द श्रिल डिमेंटेड कॉयर्स ऑफ वेलिंग शेल्स। और यहाँ पे इनके लिए कॉयल्स कौन है? कॉयल्स बेसिकली श्रिल है, आर्टिलरी है, यानी कि एक धमाकेदार आवाज़ें। कहते हैं द हाई पिच्ड एंड हेलिश नॉइजेस ऑफ फॉलिंग आर्टिलरी, के बम के गिरने की जो ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आ रही ना इकट्ठे, वो एक कॉयर का काम कर रही हैं। यानी इतने ज़ोरदार धमाके होते हैं, वो धमाके क्या करते हैं? खौफ पैदा कर देते हैं, मैडनेस क्रिएट कर देते हैं, एक्सट्रीम लेवल की मैडनेस। और सारा जो बैटल ग्राउंड है वो पूरा का पूरा खौफ से भरा होता है। जितने भी आदमी हैं वो डर रहे होते हैं। ठीक है, वहाँ पे ब्लास्ट हो रहे होते हैं, हर एक की डेथ हो रही होती है। तो यहाँ पे विल्फ्रेड जो है, ये इसने खुद सारा कुछ देखा था ना, उसी सीन को यहाँ पे पोर्ट्रे कर रहा है। और इन लाइंस में जो राइटर है वो ये भी कहना चाह रहा है कि किसी भी किस्म की जो प्रॉपर वे में रिलीजियस जो रिचुअल्स होते हैं, इनके लिए वो परफॉर्म ही नहीं किए जाते सोल्जर्स के लिए। ये क्या है? मट्टी में मर रहे हैं, मट्टी में गिर रहे हैं, बैटल फील्ड बैटल ग्राउंड के ऊपर ही गिर रहे हैं, वहीं पे उनकी डेथ हो रही है। और फिर क्या है? वहीं पे उनकी डेथ होती है और उनको वहीं दफना दिया जाता है। और ये क्या है? इट इज़ अ काइंड ऑफ इंसल्ट। ये इंसल्ट है टू देयर नेम, उनके नामों पे। जो होम कंफर्ट है वो इनसे काफ़ी दूर है। इनके पास तो घर ना घर वाले हैं, और किस तरह से ये मारे जा रहे हैं, लाइन वाइज ज़मीनों पे गिरे जा रहे हैं। तो पोइट यहाँ पे उस ट्रॉमा को डिस्कस कर रहा है। एंड बगल्स कॉलिंग फ्रॉम देम फ्रॉम सैड शायर्स। बगल जो है एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि एक बगलर बजाता है। बगलर एक सोल्जर है, और ये सोल्जर क्यों बजाता है बगल को? बेसिकली यहाँ सिग्नल्स देने के लिए या ऑर्डर्स देने के लिए इस इंस्ट्रूमेंट को बजाया जाता है। ये इंस्ट्रूमेंट एक बाजे की तरह का होता है। और यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जब वो लोग मर जाएंगे, कौन? जो यूथ है, डूम्ड यूथ, जिसने पार्टिसिपेट किया इस वॉर के अंदर, तो उनकी ट्रिब्यूट के तौर पे एक बगल बजाया जाएगा। बजा के सैड शायर्स, सैड टाउन से लोगों को बुलाया जाएगा। तो क्या ये उनके लिए, जो उनके ट्रिब्यूट देने के लिए काफ़ी है? ठीक है, स्टार्टिंग पे इसने क्वेश्चन किया था क्या जो चर्च की घंटी बजती है उनके ट्रिब्यूट के लिए वो काफ़ी है। अब ये पूछ रहा है ये बगल का बजना काफ़ी है। तो ये हमने अभी ऑक्टेव यानी कि 8 लाइन को डिस्कस कर लिया है। बेसिकली ये पोइम जो है वो एक सोनेट है, जिसमें हमारे पास ऑक्टेव और सस्टेट आते हैं। जो ऑक्टेव होता है ना वो 14 लाइन्स पोइम होती है, जिसमें सॉरी ऑक्टेव करी सोनेट। सोनेट जो है ना वो 14 लाइन्स पोइम होती है, जिसमें पहले 8 पोइम, 8 लाइन्स को अलग और 6 लाइन्स को अलग लिखा जाता है। तो हमने अभी 8 लाइन्स डिस्कस कर ली हैं, अब हम बाकी की 6 को डिस्कस करने लगे हैं। What candles may be held to speed them all? कहता है जो कैंडल्स जलाई जाएंगी इन डाइंग सोल्जर्स के लिए, इनकी जो लाइफ है उस लाइफ से डेथ की तरफ जाने के बाद, तो क्या ये कैंडल्स इनफ होंगी? नॉट इन द हैंड्स ऑफ बॉयज़ बट इन देयर आइज़। और ये कैंडल कौन सी होंगी? ये बॉयज़ के हैंड में नहीं होंगी, बल्कि ये इनकी आइज़ में होंगी।
इस लाइन का मतलब ये है कि जो यंग बॉयज़ जिनकी डेथ हो रही है, ये यंग बॉयज़ अपने हैंड के अंदर कैंडल कैरी नहीं करेंगे, ठीक है? बल्कि जब ये अपनी आँखें होंगी, इनकी आँखें फेंट हो रही होंगी, ये बेहोश हो रहे होंगे, तो उस ड्यूरेशन में जो सोल्जर्स की आइज़ हैं, वो फेडिंग लाइट शो करेंगी। वो फेडिंग लाइट किसकी होगी? ऑफ लाइफ की। यहाँ पे कैंडल जो है वो सिंबलाइज़ कर रहा है लाइट को, कैंडल सिंबलाइज़ कर रहा है लाइफ को, होप को। तो क्या होता है? कहता है कि जब उनकी डेथ हो जाएगी तो कोई भी कैंडल रहेगी ही नहीं। वो वर्ल्ड को गुड बाय कह रहे होंगे। तो कैंडल मीन्स लाइफ ही नहीं रहेगी। कैंडल लाइफ के अलावा होप को, रिस्पेक्ट को भी सिंबलाइज करता है। या फिर कैंडल जो कोई इंसान लाइफ छोड़ के चला जाता है उसकी मेमोरी के अंदर चलाई जाती है, उसको भी सिंबलाइज करता है। लेकिन यहाँ पे पोइट ये कह रहा है कि जो कैंडल है ये इनोसेंट बॉयज़ के हाथ में नहीं होगी, बल्कि उनकी आंखों में होगी। उनकी आंखों में जल रही होगी। जल किस तरह से रही होगी? क्योंकि उन्होंने बैटल ग्राउंड के अंदर वॉर लड़ी है और उसके बाद इनकी आंखों से ये लाइट गायब हो गई। किस तरह से? क्योंकि इनकी डेथ हो गई। आगे, शैल शाइन द होली ग्लिमर्स ऑफ गुड बायज। और ये कैंडल, ये लाइट इन बॉयज़ के आंखों में चमक रही होगी। होली ग्लिमर्स चमक रही होगी इनकी आंखों के अंदर जब ये दुनिया को गुड बाय कह के जा रहे होंगे। क्यों? क्योंकि ये एक जंग लड़ते हुए मरे हैं और जंग किसके लिए थी? वतन के लिए थी। द पैलर ऑफ गर्ल्स ब्रोथ शैल बी देयर पॉल। द पैलर ऑफ गर्ल्स जो है ये सिंबलाइज कर रहा है बेसिकली जो बरियल होता है, जो फ्यूनरल होता है किसी भी डेड पर्सन का, उसको कि उसके ऊपर एक कपड़ा दिया जाता है कफन का और साथ उसके ऊपर फ्लावर्स रखे जाते हैं। तो कहते हैं ये जो जिनकी डेथ हो गई है, जो सोल्जर्स जो मर गए हैं, ये जो यंग मैन थे, ये जो यूथ थी, इनको किस तरह से याद किया जाएगा? इनको इनके कफन की बजाय इनको इनके ग्रीव स्ट्रिकन फेसेस ऑफ विमेन एंड गर्ल्स के तौर पे याद किया जाएगा। क्यों? क्योंकि इनके फेसेस पेल हो चुके हैं, डल हो चुके हैं और विमेन जो है वो फ्रेजाइल होती है, फ्रेजिलिटी को सिंबलाइज करती है। तो इनके जो फेसेस हैं वो फ्रेजिलिटी को सिंबलाइज कर रहे हैं, ठीक है? इनको फ्रेजिलिटी के तौर पे याद किया जाएगा। Their flowers the tenderness of patient mind and each slow dusk are drying down of blinds। तो कहता है इस लाइन के अंदर कि फ्लावर्स की बजाय ये जो डेड है विल बी ऑनर्ड बाय पीस एंड डिप्लोमेसी। उनकी डेड बॉडीज के ऊपर फूल तो नहीं चढ़ाए जाएंगे, लेकिन उनका जो सही रिवॉर्ड है वो क्या होगा? उनका पीस। क्योंकि इन्होंने इस वॉर के अंदर बहुत सी सफरिंग फेस की, बहुत पेन ट्रॉमा फेस किया। अब फाइनली जब उनकी डेथ हो गई तो वो उस ट्रॉमा से निकल गए और अब क्या, उनको माइंड का पेशेंस मिला, उनको अब सब्र मिल जाएगा, उनको अब पीस मिल जाएगा। ईस्ट लोटस यानी कि जब शाम हो जाएगी, जब ये जंग ख़त्म हो जाएगी, जंग ख़त्म होने के बावजूद भी ये जो सोल्जर्स हैं, ये सोल्जर्स वहीं रहेंगे, वहीं रहकर अपनी ड्यूटी को फर्दर पूरा करेंगे। ड्यूटी कौन सी है? कि जिस बैटल ग्राउंड में इनके दोस्तों की डेथ हुई है उसी बैटल ग्राउंड में कभी भी दोबारा किसी भी पॉइंट पे दोबारा से जंग हो सकती है। तो इसीलिए जंग ख़त्म होने के बाद भी जो सोल्जर्स जिंदा बच गए हैं वो क्या करेंगे? वो ब्लाइंडली अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करेंगी। उनकी जो लाइफ है दैट इज़ डूम्ड, एट द एंड उनको मरना है और मरना उनको इसी बैटल फील्ड में पड़ेगा। अच्छा, मैंने यहाँ पे एक लाइन बोली थी ना, द पॉलर ऑफ गर्ल्स ब्रोथ शेल, ठीक है? इस लाइन की एक और इंटरप्रिटेशन मिलती है। वो क्या बनती है कि ना जो ये सोल्जर्स हैं इनको कफन तो नहीं मिलेगा, इनके जो फेसेस हैं उनको कफन के तौर पे याद भी नहीं किया जाएगा, बल्कि इनकी जो बिलव्ड थी, जो इनकी लवर्स थी, उनके सैड फेसेस, उनकी मॉर्निंग जो है, उनकी मॉर्निंग से, उनके दुख से हमेशा इन सोल्जर्स को याद किया जाएगा। एनी हाउ, यहाँ हमारी पोइम हुई कंप्लीट। हम लोगों ने देखा यहाँ पे पोइट ने हमें बताया कि जो वॉर है वो एक ट्रॉमेटिक होती है, वो मेंटल टॉर्चर प्लस फिजिकल टॉर्चर भी क्रिएट करती है। वॉर के अंदर जो मर जाते हैं उनको जो ट्रिब्यूट है वो भी प्रॉपर वे में नहीं दिया जाता, उनके फ्यूनरल का सिस्टम भी प्रॉपर वे में नहीं किया जाता। और इसके अलावा जो पोइट है उसने बताया कि वॉर एक हॉरर है, वॉर एक ट्रॉमा है और जो भी वॉर में पार्टिसिपेट करता है एट देन उसको डेथ फेस करना ही पड़ता है। और जो वॉर के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं वो एक ग्रेट ट्रॉमा, एक मेंटल टॉर्चर से गुजर रहे होते हैं। अब इसके अलावा जो पोएम थी मैंने आपको बता दिया, ये सोनेट थी। इसके अंदर 8 लाइंस को सेपरेट और जो 4 लाइंस थी 6 लाइंस को सेपरेट लिखा गया। इसकी जो राइम स्कीम है मैं बता दूं आपको, A B C D E F G G, ये इस पोएम की राइम स्कीम थी।
तो आई होप कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो चुकी होगी, इसमें कोई भी कंफ्यूजन बाकी नहीं रही होगी। फिर मिलता है अगले वीडियो में अगले लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।